केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे वे फिलहाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और सीबीआई के पक्ष में सुनवाई आगे बढ़ेगी। अदालत ने इस मुद्दे पर आगे तर्क वितर्क के लिए नोटिस जारी किया है और गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को फिलहाल स्थगित किया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है। 80 वर्ष की उम्र में वो लंबी बीमारी और जटिल स्वास्थ्य समस्या से जूझने के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गई। वे पिछले लगभग 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थी और किडनी सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनका इलाज ढाका के अस्पताल में चल रहा था। खालिदा जिया ने दक्षिण एशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख के रूप में देश की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई रही। उनके निधन से बांग्लादेश और उसके राजनीतिक परिदृश्य में गहरा प्रभाव पड़ेगा। भारत ने अपने स्वदेशी पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें ये रॉकेट 120 किलोमीटर की अधिकतम रेंज तक उड़ान भरते हुए लक्ष्य पर अत्यंत सटीक प्रभाव दिखाई। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से हुआ, जहां रॉकेट ने नियोजित सभी उड़ान नियंत्रण और दिशात्मक प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और लक्ष्य पर टेक्स्ट बुक प्रिसिजन से निशाना साधा। उसी दिन भारत के डिफेंस अधिग्रहण परिषद DAC ने इस प्रणाली को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए मंजूरी भी दे दी है, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों की लंबी दूरी की मारक क्षमता और आधुनिक आर्टिलरी शक्ति को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। बांग्लादेश में धार्मिक तनाव के बीच एक भयानक घटना सामने आई है, जहां दक्षिणी प्रांत पिरोजपुर के एक गांव में हिंदू परिवार के 5 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। पीड़ित परिवारों ने बताया कि रात के समय घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे, जिससे निवासी धुएं और आग से घिरे रहने लगे, लेकिन वे बाड़ काटकर और छत के हिस्सों को तोड़कर सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। इस घटना से इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल फैल गया है और स्थानीय पुलिस ने अभी तक 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हमला कथित तौर पर ईश निंदा यानी धर्म के अपमान और सांप्रदायिक तनाव के बीच हुआ माना जा रहा है, जिससे समुदाय विशेष की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने स्पष्ट कहा है कि उनका देश अब अमेरिका, इजरायल और यूरोपीय देशों के साथ पूर्ण पैमाने की जंग की स्थिति में है और उनका मानना है कि ये पश्चिमी शक्तियां ईरान को घुटनों पर लाना चाहती हैं। उन्होंने इस संघर्ष को 1980 के दशक की ईरान-इराक युद्ध से भी ज्यादा जटिल और कठिन बताया है, जिसमें केवल पारंपरिक सैन्य हमले नहीं बल्कि आर्थिक, राजनैतिक सुरक्षा और सांस्कृतिक दबाव भी शामिल हैं, जैसे प्रतिबंध और सैन्य टकराव, जिससे उनका देश कई मोर्चों पर चुनौती का सामना कर रहा है। इसके बावजूद पेजेश्कियन का दावा है कि ईरान अपने सशस्त्र बलों और संसाधनों की मजबूती के कारण पहले से ज्यादा सशक्त स्थिति में है और यदि प्रतिद्वंद्वी देश टकराव बढ़ाते हैं तो उन्हें और सख्त जवाब मिलेगा। ये बयान मध्य पूर्व में तनाव के बीच आया है, जहां अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की स्पेशल स्क्रीनिंग। मुंबई में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की अंतिम ऑन स्क्रीन फिल्म 21 की खास स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसमें उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। 21 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इसे धर्मेंद्र की कलात्मक विरासत के रूप में व्यापक रूप से याद किया जा रहा है। पंजाब की लेडी ड्रग कंट्रोल ऑफिसर नवदीप कौर ने ड्यूटी के साथ साथ खुद को फैशन और ब्यूटी की दुनिया में भी साबित कर दिखाया है। उन्होंने सुप्रा मिसेज नेशनल 2025 प्रतियोगिता में पहली रनरअप का खिताब जीता, जिससे देश का नाम ऊंचा किया। नवदीप का सफर आसान नहीं रहा। सिंगल मदर होने के साथ साथ 2024 में सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी रीढ़ की गंभीर चोट लगी और डॉक्टरों ने कहा कि शायद वे दोबारा सामान्य रूप से चल न पाएं, लेकिन 6 महीने तक बिस्तर पर रहने के बावजूद उन्होंने योग और फिजियो से खुद को फिर से मजबूत बनाया और प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। उनके इस संघर्ष और उपलब्धि ने कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हुए ये संदेश दिया कि कठिनाइयों के बावजूद लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
देहरादून से मसूरी का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में पूरा होने वाला है, जिससे लंबे समय तक सड़क पर जाम में फंसने की परेशानी खत्म हो जाएगी। मसूरी स्काई कार नामक इस परियोजना के तहत देहरादून और मसूरी के बीच 5.2 किलोमीटर लंबा रोपवे यानी पैसेंजर केबल कार तैयार किया जा रहा है, जो यूरोपीय तकनीक और सुरक्षा मानकों के साथ विकसित किया जा रहा है और सितंबर 2026 में संचालन शुरू होने की उम्मीद है। ये रोपवे न केवल यात्रा को तेज और सुगम बनाएगा, बल्कि ऊंचाई से चलने के दौरान शिवालिक की वादियों और दून घाटी की खूबसूरत पहाड़ियों का मनोरम दृश्य भी देगा। इसके अलावा ये ई कार्गो रोपवे सड़क पर चलने वाले वाहनों की भीड़ और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बनेगा। उत्तराखंड में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के चौथे दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खुद मृतक के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की और अपनी संवेदना व्यक्त की, उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। धामी ने यह भी बताया कि सरकार द्वारा 4,12,000 रुपए का चेक आर्थिक सहायता के तौर पर परिवार को भेजा गया है, ताकि उन्हें पहले कुछ वित्तीय सहारा मिल सके। मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी के खिलाफ खोज जारी है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए जल्द कार्यवाही होगी और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना ने राज्य और देश भर में चर्चा और आक्रोश दोनों को जन्म दिया है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सांसद भट्ट के काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए और अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर तीखा विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के मार्ग का रास्ता अवरुद्ध किया और नारेबाजी भी की, जिससे इलाके में राजनीतिक तनाव का माहौल बन गया। ये विरोध खासकर उस हत्याकांड के बाद से तेज हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने न्याय सुनिश्चित करने और आरोपी पक्ष के प्रति वैधानिक जांच को सीबीआई के हाथों में सौंपने की मांग कर रही है और स्थानीय स्तर पर कई पदों पर विरोध और मार्च निकाले जा रहे हैं। धर्मेंद्र और हिमानी मोर की तीसरी रिसेप्शन पार्टी का आनंद सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला, जहां शादी ब्याह के जश्न में शामिल मेहमानों ने जमकर डांस और गानों के साथ माहौल को चार चांद लगा दिया। वीडियो में देखा गया कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और उनके करीबी दोस्तों परिवार ने केडी के गाने माई क्वीन पर ठुमके लगाए और हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के भांग रगड़ के पिया करूं जैसे गानों पर भी माहौल खुशनुमा रहा, जिसमें संगीत और नृत्य की झलक दिखाई दी। ये समारोह पारिवारिक और आत्मीय भावनाओं से भरा रहा और मेहमानों ने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी, जिससे ये उत्सव और भी यादगार बन गया। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के मुकाबले में उत्तर प्रदेश के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने बड़ौदा के खिलाफ 101 गेंदों में शानदार 160 रन की तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को 369/7 का विशाल स्कोर दिलाया और यूपी को बड़ौदा के खिलाफ 54 रनों से जीत दिलाई, जिससे टीम को टूर्नामेंट में तीसरी जीत भी मिली। जुरेल ने अपनी पारी में 15 चौके और 8 छक्के लगाए और कप्तान रिंकू सिंह के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां भी की। इसी टूर्नामेंट में बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मेघालय के खिलाफ 10 गेंदों में 31 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 310 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। हालांकि बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा। भूटान के 22 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर सोनम येशे ने क्रिकेट इतिहास रच दिया है, जब उन्होंने म्यांमार के खिलाफ खेले गए T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 4 ओवर में मात्र 7 रन देकर असाधारण 8 विकेट हासिल किए, जो T20 क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज द्वारा लिया गया सबसे अधिक विकेट है और ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। येशे की इस स्पेल के चलते म्यांमार पूरी पारी में केवल 45 रन ही बना पाया और भूटान ने मुकाबला बड़े अंतर से नाम कर लिया। इससे पहले T20 में 7 विकेट हैट्रिक जैसी प्रदर्शन ही सबसे बेहतर माना जाता था, लेकिन येशे ने ये आंकड़ा भी पार कर लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ चौथा T20 मुकाबला 30 रनों से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से बड़ी बढ़त बना ली है। मैच में ओपनर्स शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने 162 रन की रिकॉर्ड साझेदारी करते हुए भारत को 221/2 का बड़ा स्कोर दिलाया, जो टीम का अब तक का सर्वोच्च T20 कुल भी है। और उसके बाद गेंदबाजों ने श्रीलंका को 191/6 पर रोककर जीत पक्की की। इस शानदार प्रदर्शन में मंधाना की 80 और शेफाली की 79 रनों की पारी अहम रही, जिससे टीम ने मजबूत आधार बनाया और सीरीज में दबदबा कायम रखा।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG 2026 के लिए विषयवार सिलेबस और परीक्षा पैटर्न आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है, जिससे प्रवेश परीक्षा मई 2026 के लिए तैयारी कर रहे छात्रों को अब विषयों के अनुसार तैयारी शुरू करने में मदद मिलेगी। इसका सिलेबस PDF के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है और इसमें भाषा, डोमेन विषय और सामान्य परीक्षण के टॉपिक्स शामिल हैं। इसी कड़ी में UGC नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अब आधिकारिक साइट से इसे डाउनलोड कर परीक्षा केंद्र, समय और अन्य निर्देश देख सकते हैं। ये परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित होगी। भारत के विभिन्न राज्यों में 30 दिसंबर 2025 को मौसम शुष्क और ठंडा बना हुआ है। उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि दक्षिण में साफ आसमान का राज है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में रात सुबह बहुत घना कोहरा रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों जैसे गोरखपुर, बस्ती में घना कोहरा और शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान में तापमान में उतार चढ़ाव के साथ न्यूनतम 3-4 डिग्री तक गिरावट संभव है। मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर का प्रभाव दिखेगा। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 30 दिसंबर से हल्की बारिश, बर्फबारी शुरू हो सकती है, जबकि पूर्वोत्तर में बिहार, ओडिशा तक कोहरा और ठंड बरकरार रहेगी। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।